हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके प्यारे इस प्लेटफॉर्म में मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। सभी लोग बेटा जल्दी से फटाक जुड़ जाइएगा, जिससे आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी चैप्टर 10। ठीक है, तो सभी लोग एक बार आ जाएं बेटा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पिंटू, अमित, पेन दे देना बेटा। भूप सिंह, अतुल शुक्ला, साहिल, अमान्या, नितिन, बरकत अली, सतेंद्र, अंजलि, नितिन, राघव, सभी लोग बेटा एकदम आज के कोशिश करना कि कमेंट बिल्कुल मत करना। कमेंट को रोक कर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए ही लगाई जाती है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ जाएं, जिससे आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकें। ठीक है विवेक बेटा, सभी लोग आ गए? आई होप आप सभी लोग आ चुके हैं और आप क्लास को शुरू करें। बेटा कॉपी पेन लेकर पहले तो बैठ जाओ, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बाकी चैप्टरों की तरह छोटा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा ये बाकी चैप्टरों की तरह छोटा नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एकदम सीरियस होके और कमेंट सेशन बंद कर देना। कमेंट सेशन ऑन कर दोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट सेशन को बंद करके बैठे। अभिलाष, संस्कृति, सार्थक, विशाल, लवी बेटा, लकी। चलो अब बेटा सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ के, आज हम लोग सीख क्या रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय का नाम है सदिश, जो कि बीज गणित है। टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर बेटा, पूरा टॉपिक है, कंप्लीट करेंगे हम लोग आज चैप्टर को। ठीक है, और शुरुआत करेंगे अपन। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बेटा सदिश के बारे में सीखेंगे। सदिश जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। ठीक है बेटा, सदिश जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। आज हम लोग उसके बारे में सीखने वाले हैं। अब कमेंट रोक दो बेटा, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब कमेंट आप सभी लोग रोक दें, बिल्कुल भी अब कमेंट करने का समय नहीं है। ओके, चलो बेटा सभी लोग अब बात करते हैं कहानी को। और कहानी ये है कि सबसे पहले बेटा मैं शुरू से आपको कुछ बातें बताना चाहूँ। कुछ सादा पेजेस ले लें, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। एक सादे पेज की का अरेंजमेंट करते हैं अपन, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बेटा आप लोगों ने भौतिक राशियों का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा बेटा आप सभी लोगों ने? आप सभी लोगों ने बेटा भौतिक राशियों का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना आप लोगों ने? भौतिक राशियां नाम सुना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पर भौतिक राशियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भौतिक राशियां 2 तरह से होती हैं। आवाज आ रही है अभी मेरी? आवाज आ रही है सभी के पास तक? 1-2 लोग बताएंगे। ठीक है, ओके, कमेंट रोक दो, बस बस हो गया। अब बेटा आप लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में सुना होगा। भौतिक राशियां 2 तरह से होती हैं। एक बेटा आपने भौतिक राशि को सुना होगा, एक होती है सदिश और एक होती है बेटा अदिश। आप लोगों ने 2 तरह की भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है बेटा। एक आपने पढ़ा है बेटा सदिश भौतिक राशि होती है, और एक आपने अदिश पढ़ा है। ये जो सदिश आपने पढ़ा है बेटा, अपन उसको अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। और जो बेटा आप लोगों ने अदिश पढ़ा है, इसको अंग्रेजी में हम लोग स्केलर बोलते हैं। ये बेटा 2 अलग अलग भौतिक राशि हैं। ठीक है, एक क्या होगी बेटा? एक सदिश हो गई, और एक क्या होगी बेटा? अदिश। तो यहाँ पर कितनी तरह की भौतिक राशियां हो गई बेटा? 2 अलग अलग तरह की भौतिक राशियां होगी, जिसमें से एक का नाम है सदिश और एक का नाम है अदिश। ठीक है, चलो इसके नाम से देखो, सदिश जिसके साथ में दिशा हो,
सदिश से क्या समझ में आता है बेटा, एक ऐसी राशि जिसके साथ में दिशा दी हुई हो, ठीक है। और अदिश का मतलब होता है भैया जिसमें दिशा ना हो। तो दो चीजें होती हैं, एक ऐसी राशि जिसमें बेटा दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, दिशा भी हो और क्या हो बेटा, परिमाण। और बेटा एक राशि होती है अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा, जिसमें क्या होता है बेटा, केवल परिमाण। ये एक ऐसी राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है बेटा, लेकिन दिशा नहीं, ठीक है। अब ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी कई दफे पढ़ा होगा 11th में कि भैया अदिश राशि वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल इनके परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है, जैसे लंबाई, समय, चाल, आयतन। अब बेटा आप जरा ध्यान से सुनो, कभी आप कहीं जाओ, आप दुकान वाले से कहते हो भैया हमें 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो हमें साबुन दे दो, तो कुछ भी आप खरीदने जाते हो तो कभी भी आपसे डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछता है कि भैया डायरेक्शन किस डायरेक्शन दे दें। आपसे कोई पूछे आपकी लंबाई कितनी है तो आप बताते हो हमारी लंबाई 6 फीट की है, तो आपसे वो ये नहीं पूछता है कि आपकी लंबाई किस दिशा में 6 फीट की है ना। तो आप जब कहते हो 6 फीट तो वो खुश हो जाता है, अच्छा समझ गए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कुछ चीजें होती है जिसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप कैसा 50 किलोमीटर चले जाओ, तो अब 50 किलोमीटर चले जाओ तो 50 किलोमीटर तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फिर मैं पूछूंगा 50 किलोमीटर किधर चला जाऊं, यही है। तो यहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ गई। अगर मैं आपसे कहूँ गोली चल गई तो आप तुरंत पूछते हो सर किधर, कहाँ चली गोली। तो बेटा कुछ चीजें होती है जहाँ दिशा की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, सदिश। ये अदिश है जिसपे दिशा की जरूरत नहीं है, ये सदिश है जिसपे दिशा की जरूरत है। वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, मतलब उन्हें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, ठीक है। भूप सिंह को, ठीक है बेटा, भूप सिंह समझ गए, हाँ 5.8 है। चलो बेटा, वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता है और सदिश राशियां कहलाती हैं। वो कौन कौन सी हैं बेटा, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आघूर्ण और आदि। यहां तक सब कुछ ठीक था, ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन मैथ में क्या हम इसी तरह से देखते हैं? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ में हम सब इतना भाव नहीं देते। मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो हमारी नजर में बेटा वेक्टर क्या है, हमारी नजर में वेक्टर की स्थिति बेटा सिर्फ इतनी सी है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी नजर में जो वेक्टर है, जो सदिश है, मैथ्स की नजर में वेक्टर अर्थात जो सदिश है उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी सी है बेटा, उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी सी है कि ये एक डायरेक्टेड लाइन है। क्या है बेटा, डायरेक्टेड लाइन। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन बेटा जिसमें क्या हो, जिसमें एक दिशा दी हुई हो। हमारी नजर में सदिश क्या है बेटा, एक ऐसी रेखा जिसमें दिशा हो। रेखा, रेखाखंड जिसमें दिशा, या रेखा ही लिख दो या रेखाखंड जो मर्जी है, रेखा जो दिशा को दर्शाती हो। तो बेटा ये एक ऐसी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी रेखा के बारे में कह रहे हैं जो बेटा जिसमें दिशा दिखा रही हो, ठीक हो। एक ऐसी रेखा बेटा जो हमें क्या दिखाती है, हमें दिशा दिखाती है, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर। जैसे मान लो ये रेखा है, तो बेटा अब यहां पर ये देखो, ये इसमें दिशा हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बेटा सदिश। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बेटा डायरेक्टेड लाइन जिसमें दिशा दिखा रही हो, इसी को, यही हमारे नजर में वेक्टर है। आगे के, चलो। अमित सर हमारे कॉलेज के टीचर आपकी तारीफ कर रहे थे, मैथ के लेक्चरर हैं वो भी प्रयागराज से। अच्छा, थैंक यू सर को मेरा साधुवाद कहना। तो बेटा हम समझ गए वेक्टर हमारी नजर में क्या है। वेक्टर हमारी नजर में बेटा सिर्फ एक ऐसी रेखा है जो दिशा बताता है, इससे ज्यादा वेक्टर की, वेक्टर को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, और इससे ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है वेक्टर से। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि भैया इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस वेक्टर को बेटा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम लोग बेटा देखते हैं वेक्टर का निरूपण, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को बेटा कैसे प्रदर्शित करेंगे, सदिश
सदिश का निरूपण। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सदिश का निरूपण, मतलब सदिश को हम कैसे निरूपित करेंगे या सदिश को हम लोग कैसे दिखाएंगे, अब हम उसके बारे में चर्चा। ठीक है, अब हम लोग बेटा चर्चा कर रहे हैं सदिश का निरूपण, अर्थात सदिश को हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब अगर निरूपण पे आए, इसको समझने में आए, चलो अब बेटा सदिश का निरूपण कैसे होता है, तो इस तरह से होता है बेटा। सदिश के निरूपण में देखो क्या होता है बेटा, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेटा एक इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रारंभिक बिंदु। इसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और इसको अपन बोलते हैं बेटा अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम बिंदु। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कमेंट कमेंट रोक के सुनोगे ना तो सबसे अच्छा लगेगा, सबसे ज्यादा आपको ये आने लगेगा अगर आप कमेंट कमेंट रोक के सुनोगे मुझको। तो अगर फालतू कमेंट करते रहोगे तो फिर बेटा करते रह जाओगे। आज मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं पढ़ूंगा, तो आप लोग सिर्फ कमेंट बंद करके सिर्फ पढ़ते रहें, सिर्फ सुने मुझको, क्योंकि आज वो जो पढ़ाने वाला मूड भी नहीं बन रहा है, क्योंकि आप लोग बीच बीच कर रहे हैं। तो कमेंट करना बंद कर दो, तो जिससे कि चीजें आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो अब बेटा सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो बेटा क्या होता है कि यहां पर एक अंतिम बिंदु होता है, इसको अपन ये जो हेड बोलते हैं, ठीक है, इसको कुछ लोग अंग्रेजी में हेड बोलते हैं या टर्मिनल भी बोलते हैं अपन, ठीक है, इसको टर्मिनल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको इनिशियल या प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। ये क्या है बेटा? हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। यहां पर हमने दो चीजें देख ली। ये क्या है बेटा? प्रारंभिक बिंदु। ये क्या है बेटा? अंतिम बिंदु। तो अब बेटा इसको कैसे निरूपित करेंगे? मान लो बेटा ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बेटा? इसको हम लोग दिखाएंगे ए बी वेक्टर। समझ पा रहे हैं? ए बी, देखो ए से लेकर बी तक हेड कहां पे है बेटा? अंतिम बिंदु कहां पे है बेटा? बी पे। तो देखो ये देखो बी पे, देखो इसका हेड कहां पे बना है? बी पे। अगर मान लो बेटा ये चित्र ऐसे होता, बी यहां लिखा होता और ए यहां लिखा होता, तो जानते हैं इसको कैसे लिखते? इसको हम लिखते बी ए वेक्टर। क्या लिखते हैं बेटा इसको? बी ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो हेड है वो ए पे आ गया। क्या लिखते? बी ए वेक्टर। समझ पा रहे? अब ऐसे ही बेटा ये इसका निरूपण है। इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, इसको अंतिम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, एरो लगा के इसको इस तरह से निरूपित करते हैं। कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बस इतनी सी ही कहानी है बेटा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इनिशियल लिखना चाहो तो लिख दो, इनिशियल, और इसको अंग्रेजी में बेटा टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। आप लोगों ने स्टेशन वगैरह में सुना होगा कि स्टेशन, ट्रेन जब टर्मिनल पे पहुंच रही है। हाँ बेटा श्योर, इनिशियल पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा सदिशों का प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सदिशों का प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सदिशों का प्रकार क्या है बेटा? सदिशों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। सदिशों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन से? सबसे पहला जो है बेटा वो है शून्य सदिश। सबसे पहला क्या होता है बेटा? शून्य सदिश, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है बेटा शून्य सदिश। क्या आ रहा है बेटा? शून्य सदिश, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। शून्य सदिश जिसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं बेटा, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? ध्यान समझिए, वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो। हाँ, एक चीज पीछे मुझे बताना था, समझिएगा जरा। एक चीज ये बताना भूल गया, एक चीज ये आप लोग देख लो। जो ये चीज है बेटा, ये एक बच्चा कह रहा था सर परिमाण क्या है, कोई बच्चा कह रहा था कि परिमाण क्या है, कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, तो परिमाण में बताऊं, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण को हिंदी में बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। जो इसकी लेंथ है ना बेटा, इसकी जो लेंथ है, ये जो बेटा इसकी लेंथ है ना पूरी, यही इसका परिमाण होती है। ये जो इसकी लेंथ है ना, लंबाई, यही इसका परिमाण है। इसकी जो लंबाई है ना बेटा, इसी को हम लोग परिमाण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमाण। समझ गए? इसको अपन क्या कहेंगे? परिमाण। यही यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिमाण। क्या कहते हैं बेटा? इसको परिमाण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को।
जो लंबाई, वेक्टर की जो लंबाई है बेटा वही परिमाण है। तो ये कह रहे हैं वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो, अर्थात सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह हो। बेटा शून्य वेक्टर क्या मतलब होता है कि भाई मान लो बेटा ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, और ये जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही पॉइंट पे आ जाए तो बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या हम कहेंगे, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर क्या होता है, आपसे कोई कहे शून्य वेक्टर क्या है या जीरो वेक्टर क्या है, क्या तो आप क्या कहोगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक पॉइंट पे शून्य वेक्टर कहलाता। जैसे ए से ए, ये देखो बेटा, जैसे ए से ए वेक्टर। अब देखो, अब ए से ए वेक्टर में देखो इसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। बी से बी वेक्टर, इसका प्रारंभिक बिंदु भी बी है, अंतिम बिंदु भी बी है। तो ए से ए, बी से बी। ठीक है, अब बेटा यहां पर ये आप देख पा रहे हो। अगली कहानी सुनो, कह रहा है एकांक सदिश, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। और इकाई सदिश भी इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम इकाई सदिश भी है। ठीक है, क्या नाम है, इकाई सदिश। ये सब इसके नाम है। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ये कह रहा है यदि सदिश का मापांक या परिमाण इकाई अर्थात एक, कह रहा है यदि सदिश का मापांक, अच्छा ये मापांक और परिमाण बार बार आ रहा है, ये दो शब्द बार बार यूज हो रहे हैं। तो मापांक और परिमाण का मतलब क्या है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीट, इसको मापांक या परिमाण को ऐसे दिखाते हैं, जैसे मैं कह दूं ए बी वेक्टर तो ऐसे ए बी वेक्टर मॉड पे। ठीक है, अभी इसके बारे में अभी समझाऊंगा आप सभी को। ठीक है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि यदि सदिश का मापांक और परिमाण, मापांक या परिमाण दोनों में इसको ये एक यूज करना, चाहे आप कह देना कि यदि किसी सदिश का परिमाण एक हो, परिमाण इकाई का मतलब क्या हो, एक हो, तो उसे एकांक या मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश को उसको ऊपर कैप्स चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं कहूं बेटा, मैं आपसे कहूं ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये क्या है बेटा, वेक्टर ए, और इसका इकाई सदिश बताओ या एकांक सदिश बताओ। ठीक है, दोनों सेम नाम है, इकाई सदिश या एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा बेटा, इसका एकांक सदिश, इसका बेटा, इसका इस वेक्टर ए का एकांक सदिश हो जाएगा एक कैप। क्या हो जाएगा बेटा, एक कैप। ऐसे इस वेक्टर का बेटा, इस वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एक कैप, और इसके बराबर हो जाएगा बेटा वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ पा रहे, इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर, क्लियर, ये इसका एकांक सदिश है। आगे चलते हैं, कह रहा है सह आदिम जिन सदिशों का प्रारंभिक, इसको बेटा को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, को इनिशियल। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। इसका ये कह रहा है बेटा जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान हो, जैसे बेटा कोई सदिश है, जैसे इस सदिश को देखो, आप देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर का बेटा प्रारंभिक बिंदु सेम है। ये अगर पी मान ले तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा सा आदिम, मतलब को इनिशियल वेक्टर। इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, सेम है। जरा देखो, इनका प्रारंभिक वेक्टर सेम, कोई डाउट तो नहीं, चलो वेरी गुड। तो जिसका प्रारंभिक वेक्टर बेटा सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सा आदिम, मतलब को इनिशियल वेक्टर। अगले पे चलते हैं, संलग्न सदिश, वे सदिश जिनके अंतिम बिंदु समान हो संलग्न कहलाते हैं। संलग्न सदिश को समझते हैं बेटा जिनका अंतिम बिंदु समान हो, जैसे मैं कहूं ये और उसके बाद कह दूं ये, दोनों के अंतिम बिंदु एक ही पे जा रहे, जिनके अंतिम बिंदु समान हो, क्या कहलाते हैं बेटा, संलग्न सदिश। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं, समरेखी या समांतर सदिश या कोलिनियर, इसको कोलिनियर भी बोलते हैं बेटा, कोलिनियर। तो अब बेटा इसको पैरेलल भी बोलते हैं कभी कभी। अब ये कोलिनियर वेक्टर क्या मतलब है बेटा, समरेखी, समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश, समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश जिनके अवलंबन समान या समांतर हो। बेटा इसको कुछ इधर उधर समझ देखो, इस तरह से इसको समझो बेटा, ऐसा सदिश, जैसे मैं दो सदिश ले लूं बेटा, दो सदिश, एक सदिश ये है और अगला सदिश बेटा ये है, ये दो सदिश है। मैंने दो सदिश लिए,
तो ये दोनों सदिश बेटा समरेखी या समांतर सदिश कहलाएंगे। समांतर, समांतर से समझो। जब बेटा ये दोनों एक दूसरे की इसके संलग्न वो अवलंबन, अवलंबन मतलब होता है इसके, ये इसी के दिशा में ये, अगर ये दोनों समांतर हैं, अगर ये दोनों क्या हो जाए बेटा, समांतर हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, समरेखी या समांतर सदिश। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी तरह कोई डाउट? बेटा अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो जाए तो उसको हम लोग समरेखी बोल देते हैं, याद रखना, कुछ परेशान मत होना। अगर दो समांतर, बेटा ये भी अगर इनकी दिशाएं विपरीत हो तो भी, मान लो ये देखो दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत है, लेकिन दोनों समांतर है, तो भी बेटा ये समरेखी है। अब आप सबके मन में सवाल होगा, सर ये समरेखी कैसे हो सकता है? समरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पे, तो आप इन दोनों समांतर को समरेखी क्यों कह रहे हैं? आप सभी के मन में ऐसा प्रश्न होगा, है ना ऐसा प्रश्न? ओ सॉरी, उल्टा उल्टा ही कर रहा था, उस सीधा कर दिया। एक मान लो ये है और एक मान लो बेटा ये है, तो भी समरेखी, ये भी समरेखी बेटा, ये भी क्या है बेटा, समरेखी, समरेखी है। क्लियर है? अब विपरीत दिशा में हो तो भी बेटा, विपरीत दिशा में होएगा तो भी, समझ गए? चलो, अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर समरेखी कैसे है? क्योंकि समरेखी के बारे में तो पढ़ा है, जो एक ही रेखा में उसको समरेखी कहते हैं। तो थोड़ी देर इंतजार करो, इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर रुकिएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा अगली कहानी बयां करते हैं। कह रहा है समतली सदिश, वे सदिश जो एक ही समतल में स्थित हो या दिए हुए समतल के समांतर। बेटा ये जैसे जैसे ये एक ही समतल, एक ये समतल है, ये मान लो ये जितने भी हैं बेटा सब समतली, ये एक ही बोर्ड पे ही तो बने हैं ना, तो ये समतल है, क्योंकि ये बोर्ड एक ही समतल है, तो एक ही समतल पे जो बने होते हैं वो सब समतल ही कहलाते हैं। अब बेटा समदिश और प्रतिदिश, वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो समदिश कहलाते हैं, तथा वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हो प्रतिदिश कहलाते हैं। प्रतिदिश सदिशों के परिणाम बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। बेटा अब देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों की दिशाएं क्या है बेटा, दोनों की दिशाएं सेम है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है। दोनों की दिशाएं क्या है, सेम, एक ये भी इसी दिशा में है और ये भी इसी दिशा में, ये समदिश है। इनकी हाइट से हमसे मतलब नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, हाइट से कोई लेना देना, दिशाएं समान होनी चाहिए बस। अब देखो बेटा अगले की बात करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये एक इधर जा रहा है और एक बेटा ये इधर जा रहा है, दोनों की दिशाएं सेम नहीं है, तो ये दोनों समदिश नहीं होंगी, ये क्या हो जाएंगी बेटा, प्रतिदिश हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, ये प्रतिदिश है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्रतिदिश, और ये दोनों क्या हो जाएंगी बेटा, समदिश। ठीक है, ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। समान सदिश, बेटा समान सदिश ऐसे सदिश हैं, दो समान सदिश की बात कर रहे हैं जिनका परिमाण भी समान हो, दिशा भी हो, जिनकी लंबाई और दिशाएं दोनों समान हो। जैसे ये एक ये है, एक ये, तो दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे समान सदिश। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, समान सदिश। समान सदिश क्यों है बेटा, ये समान सदिश की बात कर रहे हैं बेटा। समान सदिश का मतलब होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिनकी दिशाएं बराबर, जिनकी दिशाएं समान हो और इनका परिमाण भी समान हो। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यदि दो सदिश परिणाम में बराबर हो और समान दिशा में हो तो उनको समान सदिश कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समान सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो इससे कोई मतलब नहीं, देखो अलग अलग, इसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे दो नोट दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड बेटा दो नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों नोट का मतलब समझो। ठीक है, कह रहा है, पहला कह रहा है यदि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान सदिश हो तो हम लोग वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख सकते हैं। दोनों अगर बराबर हो तो हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, दो सदिश समान नहीं होंगी यदि उनका परिमाण बराबर ना हो अथवा दोनों की दिशाएं एक ना हो। बेटा अगर मान लो ऐसा हो जाए, तो ये और एक बेटा ये, तो ये बेटा समान सदिश नहीं है, इनकी दिशाएं बराबर हैं लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। ठीक है,
ये देखो ध्यान से, इनकी इनकी दिशाएं बराबर है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। दूसरी बात बेटा, मान लो इनकी लंबाइयां बराबर हो जाए, ये भी उतनी लंबाई का है और ये भी उतनी लंबाई, ये भी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत है। ये भी समान नहीं क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत है। अब चलते हैं बेटा नौ, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश का मतलब होता है बेटा, जैसे एक वेक्टर ए है तो इसी का माइनस वेक्टर है, मतलब समझो ये लंबाई पर ये है सेम बेटा, इसके विपरीत हो जाए ये, इसका परिमाण सेम हो बेटा, परिमाण दोनों का सेम हो। एक सदिश का परिमाण एक दिशा दिए गए सदिश के परिमाण के बराबर हो परंतु दिशा उसके विपरीत हो तो उस दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। समझ गए बेटा? अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये वेक्टर ए है, ये इसके विपरीत जा रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। व्युत्क्रम सदिश, इसका बहुत यूज नहीं है। ये एक सदिश राशि जिसकी दिशा दिए गए सदिश वेक्टर ए की दिशा के समान हो परंतु परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम हो। मान लो बेटा एक वेक्टर है ये है और एक वेक्टर ये है, इसका परिमाण 5 है। ठीक है, तो अब मान सॉरी इस तरह से समझो, मान लो बेटा ये वेक्टर है, ठीक है, इसका परिमाण 1 है और एक वेक्टर ये उसी दिशा में, इसका परिमाण 1/2 है। मान लो इसका 2 था, इसका 1/2, इसका देखो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, ये इसके क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा। समझ गए? चल आगे चलते हैं। अब बेटा सबसे बड़ा सवाल है कि स्थिति सदिश क्या होता है। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं स्थिति सदिश की, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? स्थिति सदिश, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जरा ध्यान से समझ, स्थिति सदिश क्या होता है। मान लो बेटा मैं यहां पे ये दिखाऊं, यहां पे कोई पॉइंट है x कामा y कामा z। ठीक है, आप बेटा एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, आप एक कमरे में बैठे हो, जिस भी कमरे में बैठे हो, तो आपके घर पे कहीं बल्ब लगा होगा या फैन लटक रहा होगा। मान लो आपके कमरे में फैन लगा हुआ है, ठीक है, उस फैन को देखो और अपने कमरे का जो कॉर्नर पॉइंट है नीचे, ठीक है, जैसे ये कमरे में बैठे हो तो यहाँ पे ऐसा कोना होगा, तो उस कोने से उस फैन तक एक लाइन खींचो अपने दिमाग में, उस कोने से उस फैन तक एक लाइन खींचो, उस कोने से फैन तक एक लाइन खींचो। तो बेटा अगर ये फैन है, मान लो ये फैन लटक रहा है, सपोज करो ये फैन लटक रहा है, ठीक है, मान लो ये फैन लटक रहा है, तो अब इस कोने से इस कोने से बेटा यहां तक बेटा हम लोग एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, यहां तक बेटा हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जैसे ही एक लाइन खींचेंगे, मान लो ये वेक्टर P है, तो बेटा ये जो OP वेक्टर है ना, वही इसका क्या हो जाएगा स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर लिखना, किसी किसी बिंदु किसी बिंदु P का स्थिति सदिश सदिश मूल बिंदु से लिया गया सदिश, तो मूल बिंदु मान लो O है, ये P है, क्या हो जाएगा बेटा OP वेक्टर होगा। समझ गया बेटा? कोई भी बिंदु हो, आपसे कोई कहे अगर आपसे कोई कहे कि सर हमें पोजीशन वेक्टर बता दो, तो आप कह देना बेटा कमरे पे कहीं पे भी एक बिंदु ले लो और उस बिंदु को मूल बिंदु से लेकर खींचो। मान लो बोर्ड पे बेटा यहां पर कहीं पे भी, ये मान लो बेटा मैंने ये लिया और यहां पे ये ABCD हो गया, तो इसका मान लो ये बिंदु ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा OA वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा ये OA वेक्टर, क्या हो जाएगा बेटा OA वेक्टर। समझ पा रहे? तो OA वेक्टर यही इसका वेक्टर सदिश होता है। अब आप ध्यान से समझो बेटा, अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये पॉइंट x कामा y z थे। अब बेटा ये अगर मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो बेटा ये x एक्सिस में i कैप बनाएगा, y एक्सिस में j कैप और z एक्सिस पे k कैप। तो बेटा ये क्या हो जाएगा x i कैप, ये क्या हो जाएगा बेटा OP वेक्टर बराबर होएगा, OP वेक्टर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
समझ पा रहे हैं? इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। और इसका परिमाण क्या हो जाएगा बेटा? परिमाण, ध्यान से देखो बेटा, इसका परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं वो हो जाएगा ओपी वेक्टर का परिमाण अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ पा रहे सभी लोग? परिमाण समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन समझो, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन समझो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिंदु 1 2 3 का स्थिति सदिश बताओ। सदिश ज्ञात करो तथा उसका परिमाण बताओ। सभी लोग बता बेटा इसको। यहां पर मैंने एक बिंदु 1 2 3 लिया है, मैंने कहा बिंदु 1 2 3 का स्थिति सदिश बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बिंदु 1 2 3 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा? बिंदु 1 2 3 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बिंदु मान लो ये P है, तो इसका ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही हो जाएगा इसका स्थिति सदिश। समझिए? और बेटा इसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 14। समझ गया बेटा? ये इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी छोटी सी बात समझ में आई। आगे की बात भी समझ में आएगी बेटा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं घटकों की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? घटक, जिसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट, घटक। घटक जिसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट। अगर बेटा कोई आपसे कह दे ये ए जेड बराबर, मान लो वेक्टर ए बराबर, बहुत ध्यान समझना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है, ठीक है? ये लिखा हुआ है बेटा, ये देख पा रहे हो आप? अगर आपसे कोई कहे इसका सदिश घटक क्या है तो क्या बताओ? और आपसे कोई कहे इसका अदिश घटक क्या है? एक हो गया बेटा अदिश घटक, एक हो गया सदिश घटक, और एक हो गया बेटा अदिश घटक। बेटा अगर इसका कोई आपसे पूछे इसका अदिश घटक क्या होगा तो क्या होगा? एक्स वाई और जेड। क्या बताओगे बेटा? एक्स वाई और जेड। और बेटा इसका सदिश घटक क्या हो जाएगा बेटा? एक्स आई कैप कामा वाई जे कैप कामा जेड के कैप। समझ गए? इसका एक्स वाई जेड, इसका एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर समझ में आ गई बात तो बेटा इसका सदिश और अदिश घटक बताइए। आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इसका बेटा घटक बताओ जल्दी से सभी। चलो, इसका बेटा जो अदिश घटक होगा, इसका अदिश घटक क्या हो जाएगा? इसका जो अदिश घटक होगा, इसका जो अदिश घटक होगा बेटा वो हो जाएगा 1 2 -1, ठीक है? और इसका जो सदिश घटक होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? सदिश घटक आई कामा 2j कैप कामा माइनस के कैप।
ठीक है, क्लियर। चलो अब बेटा अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब अगली बात समझो, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, दो बिंदुओं को दो बिंदुओं को जोड़ने वाले सदिश। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की बात हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बेटा बी है। ये जो बिंदु है वो है x1 y1 और z1, x1 y1 और z1, और ये है बेटा x2 y2 और z2। मान लो बेटा यहाँ पे दो बिंदु थे, एक बिंदु था ए और एक बिंदु था बी। एक रेखा बेटा दोनों बिंदुओं को जोड़ रही है, ए से बी। तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या हो जाएगा बेटा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। और ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1। समझ पा रहे, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। समझ में आई बात, इतनी सी बात क्लियर है। मैंने कहा अगर ए बी वेक्टर है तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। अब आप सबके मन में सवाल होगा सर अगर हम बी ए वेक्टर लिखते तो क्या होता, बी ए वेक्टर, बी ए मतलब बेटा यहां से यहां आ रहा है, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, x1 माइनस x2। तब क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर मतलब x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। समझ गए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट समझ में आया। चलो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, चलो समझ गए आप लोग। अब इतनी बात समझ में आई होगी, अब इसके बाद की एक बात और समझो। आप लोगों ने बेटा दिक्कोज्या का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, दिक्कोज्या, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, अब इसको बहुत ध्यान समझना बेटा। मान लो मैं यहां पे एक बात कहूं, ये यहां पे है, ठीक है, ये दो चीजें, मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस है, मान लो बेटा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है। दिक्कोज्या बेटा मान लो यहां पे कोई बिंदु है जो कि P है, एक्स कामा वाई कामा जेड। अब इस बिंदु P का बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, इसकी जो स्थिति सदिश होगी वो ये होगी, इसका जो स्थिति सदिश होगा वो ये हो जाएगा। मान लो ये है तो ये हो जाएगा ओपी वेक्टर। इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, ओपी वेक्टर। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, ओपी वेक्टर। अगर इसका ये ओपी वेक्टर है तो आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, और दिमाग ये लगाओ, चलो मान लो बेटा ये जेड एक्सिस है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, अब देखो बेटा यहां पर देखो, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये भी जो, ये जो बेटा ये एक्स अक्ष से कोई कोण बना रहा है,
आप देखो बेटा ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष से कोण बना रही है, देख पा रहे हो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कोई कोण बना रहा है मान लो बीटा, और जेड एक्सिस से भी कोण बना रहा है मान लो ये गामा कोण। ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा पेन नहीं है वरना बना के दिखाता, कोई ऑप्शन हो तो। कमरा को कैसे दिखाऊं, कुछ दिख नहीं रहा है। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट जिससे आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है, एक मिनट वेट करना। बेटा कोई बॉक्स है क्या, देखो किसी चीज का बॉक्स है। ध्यान से बेटा आप देख रहे हो जो किसी भी बिंदु का जो ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, किसी भी बिंदु का जो स्थिति सदिश है बेटा वो एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है। यूज तो नहीं है ना इसका, ठीक है, फाड़ना ही है कुछ ऐसा तो मतलब ऊपर ऊपर पूरा खोलना है, वो देख लो कोई दूसरा। बेटा अब ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओपी वेक्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, ओपी वेक्टर एक्स वाई जेड के सापेक्ष एक्स वाई जेड अक्ष से अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहे, क्या कह रहे बेटा, गामा कोण बनाते हैं जिसे हम दिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग दिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दिक कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिक कोण। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, दिक कोण, अंग्रेजी में डायरेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे बेटा अंग्रेजी में, डायरेक्टेड एंगल या डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अब डायरेक्टेड एंगल या डायरेक्शन एंगल बेटा यहां पर जैसे ही मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स को एक मिनट थोड़ा ओपन करते हैं। ये बॉक्स किस चीज का है भगवान जाने, एक मिनट का समय था। बेटा आप लोग देखो, आप सभी लोग अभी जहां घर पे बैठे हो उस घर के कमरे की हालत ऐसे होगी, ऐसे ही घर का कमरा है, यहाँ पे कहीं टेबल लगी होगी जहां आप बैठे होगे। ठीक है, ऐसे ही घर का कमरा है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपके घर के उस कोने की। देखो अब आप इस पर देखो, एक मिनट हाँ, अब देखो बेटा एक लाइन देखो, ये कोना इसको देखो, नहीं भाई ये कहाँ, यहाँ कैसे पहुंचो, हाँ आप ये वाला कोना देख पा रहे बेटा, ये इसके नीचे वाला ये वाला कोना, आप लोग ये वाला कोना देख पा रहे। अगर इस कोने से मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, ये दिख रहा है ऐसे, इस कोने से अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो बेटा आप ध्यान से देखो ये तीनों एंगल देखो, अगर ये इस तरह से आपको, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखना, इसको थोड़ा सा इसको शॉर्ट आउट करने दो, थोड़ा सा इसको ब्रेक करने दो, तो इमेज बना लेना बेटा। ठीक है, इमेज बना लेना जिससे आपको आसान लगेगा ये। अब देखो, अब देखो बेटा, अब अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, ये पॉइंट, अब इस पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। देखो इस पॉइंट में बेटा आप देखो, एक ये पॉइंट है, इसको एक्स मान ले, एक बेटा ये है, सॉरी एक ये है, एक एक एक्सिस ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये ऊपर है, तीन है एक्स वाई जेड। ध्यान से देखना, इधर उधर मत करना, एक्स वाई जेड तीन है, एक्स वाई जेड, किसी को भी एक्स वाई जेड मान लो, किसी को भी मान लो, तीन है कि नहीं, ये देखो इंपॉर्टेंट, एक्स वाई और जेड। यहां पर बेटा ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा स्थिति सदिश, ये ओपी वेक्टर है, ये ओपी, ये बेटा ओपी वेक्टर है। अब ओपी को देखो बेटा, तीनों से कोण बना रहा है, तीनों से कोण बना रहा है कि नहीं, एक्स से भी कोण बना रहा है, मेरे पास चौथा हाथ नहीं कि मैं यूज कर सकूं। देखो ये कोण बना रहा है, चेक करो, अरे भाई क्या क्या कराओगे, देखो ये टिका हुआ है, देखो यहां से, अरे दादा एक मिनट,
चलो देखो, अब ये दिख रहा है सभी को। अब देखो ये तीनों से कोण, तीनों से बेटा अब ये कोण बना रहा है, इससे बना, देखो ये यहां से देखो एक्स अक्ष से कोण बना रहा है, वाई अक्ष से कोण बना रहा है, और जेड अक्ष, ये देखो तीनों तरफ से, यहां से भी बना रहा है ये कोण, ये कोण, तीनों से कोण बना रहा है, कोण बना रहा है, बन रहा है कोण, वही कोण। ये जो कोण बना रहा है बेटा, ये जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिक् कोण या डायरेक्शन एंगल या डायरेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डायरेक्शन एंगल। और ये जो बेटा डायरेक्शन एंगल है, ये जो डायरेक्शन एंगल है बेटा, ये जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन मतलब दिक् कोण, दिक् कोण, दिक् कोण अल्फा बीटा गामा। ये जो दिक् कोण है बेटा अल्फा बीटा गामा का कोसाइन, इसका बेटा क्या, कोसाइन, कोसाइन मतलब होता है कॉस, दिक् कोण अल्फा बीटा गामा का कोसाइन, दिक् कोण अल्फा बीटा गामा का कोसाइन, मतलब कोसाइन मतलब कॉस, दिक् कोण अल्फा बीटा का कोसाइन दिक् कोज्या कहलाता है, दिक् कोज्या कहलाता है। समझ गया बेटा। तो दिक् कोज्या क्या हो जाएंगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। समझ गया बेटा। दिक् कोज्या क्या क्या होता है, दिक् कोज्या क्या हो गया बेटा, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो तीन डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास बेटा, कौन कौन सी हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हालांकि बेटा ये बहुत बड़ा पड़ जाता है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एल एम एन। कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं। अभी अच्छा लग रहा है, क्लियर। तो कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन है। इसका एक रिजल्ट है, कैसे आया क्यों आया उस पर नहीं जाते, बहुत सिंपल है, लेकिन फालतू में समय बर्बाद होगा। इंपॉर्टेंट बात यह कि आप इसको याद रखें, ये रिजल्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1। याद रखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, इसको याद रखना। कैसे आया कहां से आया ये एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। और बेटा इसी को, इसी देखो कॉस अल्फा क्या है बेटा, एल, तो हम लोग इसको लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, सेम बात है, दोनों सेम है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो का नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। अब बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप समझो, ये एक्स अक्ष पे ये जो पॉइंट है ये क्या है बेटा, एक्स, एक्स अक्ष में ये कौन सा बिंदु है बेटा, एक्स, वाई अक्ष में ये कौन सा बिंदु है बेटा, वाई, एक्स पे एक्स है, वाई पे वाई, जेड पे क्या है बेटा, जेड पे क्या है बेटा, ये जेड। अब ये देखो हर एक पॉइंट पे अपना पॉइंट इन्होंने छोड़ रखा है। तो आप एक बात बताओ, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात में मैं ये कह सकता हूं, ये रिजल्ट आपको याद रख बेटा, मैं बहुत प्यारी और शॉर्ट नोट बनवा रहा हूं, ये नोट बहुत प्यारी है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे ये नोट्स बनवा रहा हूं वैसे बना लेना, बहुत क्विक रिवीजन कर पाओगे आप लोग। ये हम लोगों ने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसके अलावा, अब बहुत ध्यान सुनना, अब इससे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक बात है कि बेटा ये जो एल है, एल का मतलब समझ गया ना, एल का मतलब बेटा कॉस अल्फा, डिफिनेशन नहीं पूछेगा बेटा। अब बेटा एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, शिवम ठीक है, एल का मतलब कॉस अल्फा, तो ये क्या होता है बेटा, एक्स अपान ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे सर ये कैसे, सवाल आएगा ना, ये कैसे, ये एल बराबर एक्स अपान कॉस अल्फा कैसे, एम बराबर क्या आएगा बेटा, वाई अपान
ओपी वेक्टर एल एम एन बराबर एक्स वाई जेड अपान ओपी वेक्टर ये ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना, ठीक है, बहुत आराम से। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ मैं समझा। बेटा आप तीनों को मत देखो, तीनों को मत देखो, गोली मारो। आप सिर्फ इसको इमेजिन करो, आप सिर्फ इसको इमेजिन करो। मान लो बेटा ये एक्स है, ये एक लाइन गई है, मान लो ये एक लाइन, ये जो लाइन गई है बेटा ये ओपी वेक्टर। मान लो बेटा ये जो लाइन गई है ये क्या है आर, और ये क्या है बेटा एक्स, ये क्या है बेटा एक्स। बहुत ध्यान समझना, ये लाइन क्या है बेटा आर और ये क्या है एक्स, ये एंगल क्या है अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस अल्फा बराबर, कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ओ माय गॉड, आधार बटे कर्ण। तो बेटा ये क्या हो जाएगा एक्स बटे आर। देखो ना आधार एक्स है, कर्ण आर है, तो बेटा एक्स बटे आर। और इधर आओ, आधार क्या है एक्स है, कर्ण क्या है ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर। और बेटा ये जो कर्ण है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण क्या हो जाएगा एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया। ये क्या हो जाएगा y बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए। ये बेटा रिजल्ट याद कर लेना, ना समझ में आया तो याद कर लेना, ठीक है। मॉड के साथ ये लंबाई लेते हैं भाई, इसकी लंबाई ही तो लेंगे, और इसकी लंबाई ही तो परिमाण है, और उस परिमाण को ही तो मॉड से दिखाते हैं, और उस मॉड को ही तो परिमाण कहते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के 2 विकेट हो गए। मोहित बेटा तुम्हारे भी कुछ विकेट गिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। वो जो तुम बीच बीच 2-2 3-3 विकेट देख देख के आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे भी कुछ विकेट गिर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो तुम फील नहीं कर पा रहे हो, उसको एक सही समय पे ही महसूस करोगे। न्यूजीलैंड वाले तो तुरंत महसूस कर ले रहे हैं, लेकिन तुम बेटा एक सही समय में महसूस कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। अभी अभी तो मजा आएगी तुम्हें, अभी नहीं महसूस होगा तुम्हें। जब महसूस होगा बेटा तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। विकेट तुम्हारा भी गिर रहा है। चलो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गया बेटा, द्विकोज्या समझ में आ गया, दिक्कोज्या ये समझ में आ गया। अच्छा एक होता है दिक अनुपात, बहुत बड़ा सवाल है सर, दिक अनुपात क्या है। आप सोचो बेटा, दिक अनुपात समझना बहुत ध्यान से। अगर ओपी वेक्टर बहुत बड़ा है ना, ओपी वेक्टर को मैं आर मान लूं, ओपी वेक्टर को क्या मान लूं बेटा आर, तो अगर ये आर हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एल आर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा बेटा एम आर, और z बराबर क्या हो जाएगा बेटा एन आर। यही बेटा दिक अनुपात है, डायरेक्शन कोसाइन है। और बेटा एक बात बताएं, आप लोग बहुत इसके लिए प्रेशर मत लेना दिमाग में, मैं बता रहा हूं दिक अनुपात के लिए बहुत प्रेशर मत लेना अपने दिमाग में। दिक अनुपात जब कोई आपसे पूछे तो आंख मूंद के ये बिंदु बता देना, कह देना एक्स वाई जेड दिक अनुपात है। अभी आपके सिलेबस में इतना हाई प्रोफाइल दिक अनुपात नहीं ना, ठीक है। आपसे कोई कहे दिक अनुपात क्या है तो कह देना एक्स वाई जेड, आपसे कोई कहे दिक अनुपात जो भी हो कह देना 1 2 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट समझ में आ गया बेटा, आगे चले, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से। अब बेटा बात करते हैं हम लोग, अब यहां तक हमने बात कर ली है, तो अब एक एक्सरसाइज निपटा देते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज निपटाते हैं फिर दूसरी के लिए चलते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज निपटाते हैं, चलो। एक्सरसाइज 10.1, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 10.
स्क्रीनशॉट काहे लोगे भाई, ये सब अपलोड हो जाएगा जबरदस्ती। स्क्रीनशॉट जब फ्री रहूंगा तब ले लेना, जब रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। पहला क्वेश्चन, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी रूप निरूपण करिए। अब देखो बेटा, कह रहा है बेटा ये इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यही होता है बेटा। ऐसी फिगर बनता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कह रहा है उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व का मतलब ये बेटा, ये उत्तर से पूर्व मतलब ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, उत्तर से पूर्व, ठीक है। अब उत्तर से पूर्व जा रहा है बेटा, तो क्या कह रहा है, उत्तर से पूर्व में 40 किलोमीटर, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में बिंदु ए मान लो, ये 40 किलोमीटर, बस हो गया और कुछ नहीं, हो गया, ठीक है। अब बेटा ये कह रहा है उत्तर से पूर्व की तरफ, इजी है। चलो, अब कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। बेटा ये कह रहा है 10 किलोग्राम। आप चीनी लेने जाते हो तो क्या आपसे पूछता है कि कौन सी दिशा में दे, नहीं पूछता ना, तो अदिश है। अब अगर 2 मीटर उत्तर पश्चिम, देखो 2 मीटर चला है, उत्तर पश्चिम भी बता दिया है, मतलब दिशा भी है, तो सदिश है। 40 डिग्री, डिग्री डिग्री की कोई दिशा, डिग्री की दिशा बताओ सभी लोग। डिग्री है, फिर 40 वाट है, फिर कूलाम है, बताओ। तीस डिग्री, आपने दिशा पूछा किस दिशा में डिग्री है, तो दिशा की जरूरत, तो क्या हो जाएगा बेटा, अदिश। वाट, वाट पावर, शक्ति, शक्ति की दिशा है नहीं, अदिश। अब मामला आता है बेटा कूलाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश, आवेश चार्ज, अदिश। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सदिश। चलो वेरी गुड, समझ गए, आगे चलते, एक्सेलरेशन। चलो, अब बेटा समय कालांश, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या अदिश होता है बेटा, टाइम पीरियड समय कालांश, हमने कहा 4 दिन में मिलेंगे, इसकी कोई दिशा नहीं है, अदिश। दूरी, अदिश। विस्थापन होता तो होता, फिर बल, सदिश है, इसकी एक दिशा होती है। वेग, सदिश है, यही चाल में अंतर है भाई। कार्य, अदिश, कार्य की कोई दिशा नहीं होती। लास्ट वाला बेटा एक्सेलरेशन है, इसकी बात कर रही, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण है बेटा, त्वरण वेग परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है बेटा, सदिश, तो उसकी परिवर्तन की दर भी सदिश। अब बेटा इस आकृति में बताना है सह आदिम समान और संरेख। अच्छा हाँ, एक प्रश्न किया था मैंने कि वो संरेख कैसे, दो समांतर सदिश संरेख कैसे होते हैं, सवाल ये है, प्रश्न बड़ा है, दो समांतर सदिश संरेख कैसे होता है, भी बताते हैं, भूल जाते हो तुम लोग। चलो बताता हूं अभी। सह आदिम मतलब बेटा कोई नहीं, स्केल जिसका प्रारंभिक बिंदु सेम हो, तो इसका देखो वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर
डी। देखो दोनों का क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या हो जाएंगे, सह आदिम। और किसी का नहीं है। फिर कह रहा है समान वेक्टर जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी, ये बेटा वेक्टर बी और वेक्टर डी, परिमाण भी समान है, दिशा भी समान। संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान, तो बेटा संरेख हो लेकिन समान ना हो, तो ये कौन है, देखो समांतर है, ये देखो समांतर है, इसका मतलब संरेख है, दिशाएं विपरीत है, असमान है, ए और सी। समझ गए, सिंपल है भाई। चलो कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य में दे दो। बेटा यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित का उत्तर किसमें देना है, सत्य अथवा असत्य में। अब कह रहा है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है, तो आप क्या कहोगे, सत्य। क्यों सत्य है बेटा, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर है, ये माइनस वेक्टर है, और दोनों समांतर, समांतर है कि नहीं, बताओ। समझ गए। दूसरा वाला, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, कह रहे दो संरेख सदिशों का, ऐसा कभी नहीं है बेटा, असत्य है, जरूरी नहीं, असत्य है। जरूरी नहीं है कि परिमाण सदैव समान हो, जरूरी नहीं है कि परिमाण सदैव समान। समान परिमाण वाले दो सदिश, कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश, अरे भैया कभी संरेख नहीं होते। मान लो बेटा ये 2 डिग्री है, ये भी 2 है, क्या समान हो जाए, असत्य। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं बेटा, ये भी असत्य है, असत्य है। चलो खत्म, आगे चलते हैं। खत्म हो गई एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई बेटा, पहली एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में अब हम लोग चलते हैं, तो अब कहानी को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सदिशों का योग, पहली एक्सरसाइज खत्म। कैसे, हाँ 4 नंबर वाला दोबारा, 4 नंबर वाला क्या था भाई, 4 नंबर वाला दोबारा कौन है, 4 नंबर वाला देख लेना बेटा, आप मुझे पीछे न ले जाओ, अभी बहुत पढ़ाना बचा है। अब त्रिभुजों का नियम बेटा, एक चीज पहले बता दूं, मैंने आप सभी से कहा था, मैंने आप सभी से एक बात कही थी, वो बात ये थी कि बेटा दो समांतर सदिश संरेख कैसे होते हैं, इस प्रश्न को समझो। ये प्रश्न जो मैंने किया आपसे, प्रश्न ये है, दो समांतर सदिश संरेख कैसे, समझ रहे, क्या कह रहा है, दो, पहले प्रश्न को समझ लो, चाहे जितनी जरूरी बात बता, आप लोगों को समझना ही नहीं होता, कितनी जरूरी बात है। दो समांतर सदिश संरेख कैसे, ये समांतर संरेख, मैं उस समय 12th में पढ़ रहा था, मैं उस समय 12th में था, हमारे सर पढ़ा रहे थे, हमने सर से कहा कि सर ऐसा क्यों, हमारे सर जो थे उनके पास नॉलेज बहुत था, मतलब नवोदय विद्यालय के टीचर जानते हो नॉलेज बहुत, पर वो इतना पढ़ा चुके थे, इतना पढ़ा चुके थे कि वो अलग आदमी थे। हमने उनसे कहा भाई संरेख कैसे, कहे काला जादू है सीख लो। अच्छा वो काला जादू सीखने मुझे 2 साल लगे, बाद में पता चला कि दो समांतर रेखाएं संरेख क्यों होती हैं। उसको जानने से पहले बेटा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर को बेटा हम लोग बोलते हैं मुक्त सदिश, या इसको मैं नाम देता हूं आवारा सदिश, सदिश की आवारगी, सदिश की आवारगी।
आवारगी सही लिखा है। सदिश की आवारगी समझते हैं, समझ गए। अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सदिश की आवारगी। हाँ, तो मैं इसको सदिश की आवारगी ही बोलता हूं। तो अब बेटा ये जो सदिश की आवारगी है इसको समझते हैं ये क्या है। तो बेटा सदिश की आवारगी, जैसे गांव मोहल्ले में आप जाओ तो दो चार लड़के फुर्सतिया बैठे रहते थे। गांव मोहल्ले में अगर आप जाते हो दो चार लड़के ऐसे फुर्सतिया गांव में बैठे रहते। आप गाड़ी लेके जाओ, कार लेके जाओ, कार लेके जाओ, बाइक लेके जाओ, उससे कहो चलबो, कहे चलो, टक्के से बैठेंगे बेचारे, जहां घुमाओ और बैठे रहेंगे, और फिर ले आके छोड़ दो वहीं पे, फिर उतर के बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर तुम चले जाओ, फिर थोड़ी देर बाद चलबो, कहाँ कहाँ कहाँ, फिर बैठे, फिर तुम उन्हें चाहे जहां घुमा लाओ, फिर चले आएंगे। तो अब बेटा क्या है, वो कंटिन्यूअस यही कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो वो आवारगी है। वैसे ही हालात बेटा वेक्टर के, वेक्टर ऐसे, अच्छा उनके साथ है कि भैया उनको बराबर घुमाना और थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला देना, उनकी उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, नहीं तो नहीं जाएंगे दोबारा। अब बेटा मान लो ये वेक्टर ऐसे पड़ा है, वेक्टर ऐसे पड़ा है, तो बेटा इस वेक्टर के दो चीजों के साथ छेड़छाड़ मत करना। वेक्टर की बिना दिशा बदले और बिना परिमाण बदले, नोट, किसी सदिश का, किसी भी सदिश का, फॉर एनी वेक्टर, किसी भी सदिश का बिना दिशा और परिमाण बदले, बिना दिशा और परिमाण परिमाण बदले कहीं भी ले जा सकते। चलो भाई, मतलब रास्ते में उनको ले जाते वक्त ज्ञान मत देना, उनकी दिशा ना बदलना, कि उनको ज्ञान देने लो, अरे भाई ऐसे ना बैठे रहा करो, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, तुम यार इतने अच्छे आदमी, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर तुम उनकी दिशा बदलने की कोशिश किए, अगले दिन से नहीं जाएंगे, अब बेकार आदमी, फालतू ज्ञान देने लगता है, इसके साथ जाओ, ऊपर से ज्ञान दे, दिशा मत बदलना। जैसे बैठे रहते कह दो, कहते आओ बैठे रहा करो यार, रातों में बैठे रहा करो, कहते हम रातों में जाते हैं तो ले चलो, उनकी दिशा मत बदलो, बैठ रहो, चले जाओ करो, खुश रहेंगे। वैसे ही बेटा किसी भी सदिश का बिना दिशा और परिमाण बदले कहीं भी ले जा सकते। तो अगर बेटवा उनकी इसकी दिशा नहीं बदला, देखो परिमाण मतलब इसकी लंबाई, परिमाण इसकी लंबाई, मतलब उनके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे, मतलब उनको लेके जाओ, उनकी बेइज्जती कर दो, वो लेके जाए क्या, और भैया तुम अपने दोस्त से मिले, तुम्हारा दोस्त का ये कौन कर रही है, फुर्सत है आदमी बैठा था उठा लाया, तो स्वाभिमान मतलब उनकी लंबाई, उनका कद घट जाएगा, तो दोबारा नहीं जाएंगे, बेइज्जती कर देता है, तो ये सब मत करना। तो बेटा कह रहे इसका परिमाण और इसकी दिशा को बिना बदले, बिना बदले इसको कहीं भी ले जाओ, ये जहां मर्जी वहां ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंदे 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 जान दे जान दे जान दे, कोई दिक्कत नहीं बेटवा, चाहे जहां जहां मर्जी वहां ले जाओ, वहां ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी बेटवा इसको ये ऐसे पटको, चाहे जहां, देखो नया कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा लगे। अरे भाई तुम कहा जा रहे, तुम हमारा नहीं हो, तुम वेक्टर नहीं हो, तो वेक्टर ही जाएगा, ये देखो जहां मर्जी बेटा वहां उठाओ फेंको, ये देखो चाहे जहां ले जाओ इनको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, फेंक दो जहां मर्जी बेटवा, कापी में नहीं जाएगा बेटवा। ऐड कह रहे कापी में ना लाए, ये देखो इसको जहां मर्जी वहां फेंक दो, पकड़ो ये फेंक दो, ये फेंक दो जहां मर्जी, चाहे जैसे, समझ गए। अब आ रही समझ में, यही कारण है बेटा, अब यही कारण है, आप समझो, मान लो बेटा ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, समांतर हैं, अगर ये दोनों बेटा समांतर हैं तो उठा के इनको यहां रख दो, ओ माय गॉड, संरेखी हो गए, हो गए, हो गए संरेखी। यही कारण है सभी समांतर सदिश संरेखी होते हैं, समझ गए, समझ गए बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्लियर है, समझ गए। चलो नोटबुक में नहीं घूमे बेटा,
डायरेक्शन हटा, और एक लाइन में 50 डायरेक्शन होती बेटवा, हमारी मर्जी हम 10 डायरेक्शन बना दें। ये लो, है किसी में दम? जा तू उसी दिशा में रही है, जा तू उसी दिशा में रही है, हमारी मर्जी हम बना दिए। जा तो रही ना उसी दिशा में, जान दो। हाँ, आवार की बिहाइंड दिस, सही कह रही बिटिया। हाँ, ये घुमक्कड़ आवारा है बेटवा, एकदम फुर्सतिया पड़ा रहता है ऐसे। ठीक है, चलो उसी के ऊपर रख दो, ऊपर ऊपरों रख सकते भैया, राघव राघव बेटवा कहीं भी रख दो। ये लो उठाओ ये। हो गया, समझ गए? चलो अब बेटा हम लोग चलते हैं यहां पे, सदिशों का योग। बेटा सदिश के योग के दो नियम है, एक बेटा त्रिभुज नियम है, एक समांतर चतुर्भुज नियम है, दो नियम है बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनना। सर आज मैं आपकी पेंटिंग बना रही थी, अच्छा बेटी चलो, मेरे गांव में भी हर जगह होते हैं बेटवा ऐसे। चलो अब देखो बेटा, एक देखो सदिश के योग के दो नियम है, एक है बेटा सदिश का त्रिभुज नियम, और एक है बेटा सदिश का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, एक क्या है बेटा, इसका त्रिभुज नियम। तो चलो इसका एक त्रिभुज नियम देखते हैं बेटा। मान लो बेटा ये क्या है, एक्स वाई जेड, जरा ध्यान समझना त्रिभुज नियम, ठीक है? मान लो बेटा यहां पर कोई बिंदु है, त्रिभुज ऐसे छोड़ो, ऐसे समझ लो। ये क्या कहता है, त्रिभुज नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं की तरह उपस्थित हो, यदि यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं, दो संलग्न भुजाओं की तरह उपस्थित हो, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, ठीक है? एक ही दिशा का मतलब मैं समझा रहा हूं, दो संलग्न भुजाएं एक ही नहीं, एक दिशा थोड़ा मसला गड़बड़ हो जाएगा, इसको मैं समझा रहा हूं, दिशा ना लिखो। अब मान लो बेटा एक एक सदिश ये वेक्टर ए है, ध्यान से सुनना बेटा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब आप देखो बेटा ये क्या है बेटा, ध्यान सुनना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये किस तरह से है बेटा, जरा आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, देखो त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं और दिशाएं लगभग सेम है। अब बेटा देखो ये दिशाएं लगभग सेम है, मतलब वी कैन से दैट कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लग रहा है ना वैसे कि लगभग वैसी दिशा में जा रहा है, समझ गए? तब ठीक है बेटिया, काम नहीं, भेज देना बेटिया, पक्का बेटा, समझ गए? ये देखो, हाँ नहीं ये संरेखी नहीं बेटा, समांतर नहीं, बोथ आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो बेटा इसकी लगभग सेम दिशा है, ठीक है? अब देखो ये वेक्टर है, वेक्टर भी, तो इसकी तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में आ रही होगी, इसकी तीसरी भुजा जो क्या आ जाएगी बेटा, विपरीत दिशा में, नहीं ये दिशा नहीं होगी, सॉरी, इसकी तीसरी भुजा जो इस डायरेक्शन में, अब आप देखो इसकी दिशा ऐसे है कुछ, तो विपरीत हो गई, अपोजिट हो गई, समझना बेटा, इसको देखो ये ऐसे जा रही और ये तीसरी ऐसे जा रही, तो दोनों हेड टू हेड लड़ेंगे, तो त्रिभुज की तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उसकी योग होगी, उसकी योग होगी। तो ये जो तीसरी भुजा है बेटा, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समझ गए? बहुत सिंपल, इसमें दिमाग मत लगाओ। मुस्कान बिटिया थोड़ी देर पढ़ लो बेटवा, पढ़ लो बिटिया, 3 महीना बचे हैं। मैंने सबको मना किया कि अभी कोई कमेंट ना करे बिटिया, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी बहुत पढ़ाना है बेटा।
देखो कह रहा है बेटा यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं की तरह उपस्थित हो तो तीसरी भुजा उसका योग है। पहले ये पढ़ो, यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं की तरह उपस्थित हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उसकी योग होगी। ये समझ गए? ये जो लिखा है ये बताओ, ये जो लिखा है ये समझ में आ गया? ये जो लिखा है समझ में आ गया? चलो तो अब बेटा इसमें एक बात समझो, ये जो संलग्न भुजाएं होंगी बेटा इनकी दिशा ऐसे देखना, ऐसे बेटा इसकी दिशा देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, समझ पा रहे? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो ये लगभग कुछ ऐसे मुड़ेगा, कुछ ऐसा त्रिभुज बनेगा। और बेटा ये जो तीसरी भुजा है ना, ये तीसरी भुजा की दिशा किधर लेंगे? तो तीसरी भुजा की दिशा इधर तरफ लेंगे। देखो ये ऐसे जा रहा है तो इसकी भुजा ऐसे तरफ, मतलब ये ऐसे दोनों हेड टू हेड लड़े। अगर ये वाले को ले ले और ये वाला थोड़ा हेड हेड लड़ जाए, ये मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूं, ये आपको समझने के लिए, आप मत बनाना इसको, ये आपके समझने के लिए। क्योंकि बेटा यहां से हमें एक बात समझ में आएगी, मान लो बेटा ये वेक्टर ए है, ये ए बी वेक्टर, ये क्या है बेटा ए बी वेक्टर, और ये मान लो बेटा सी वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसकी तीसरी भुजा ये वाली होगी बेटा, ये इसकी ऐसे। तो बेटा आप सोचो इस पर एक आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। ठीक है, इसको इस तरह से और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये रिजल्ट याद रख। आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहा है सदिशों के योग का समांतर, ये आता नहीं एग्जाम में पर जान लो, अगर आ गया तो क्या करें, तो गलत हो जाएगा रिया बेटा, डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकती। अब बेटा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज, अब बेटा मान लो दो त्रिभुज हो, वो सॉरी दो वेक्टर्स हो, दो सदिश हो, और वो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हो। ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो देखो सह आदिम है ना, ये कोई इनिशियल, सह आदिम कोई इनिशियल। सर 1 घंटे 18 मिनट हो गया, पता नहीं चला। हाँ बेटा ये देखो सहादी में। अब आप सोचो बेटा, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है फ्री वेक्टर अवारगी वाला, तो बेटा ये सरकते हुए यहां आ सकता है, और आप सोचो ये सरकते हुए यहां आ सकता है। तो अब आप सोचो यहां पर एक बेटा इसका ये वेक्टर ले लें, तो आप जरा दिमाग लगाओ, त्रिभुज वाला नियम, जो त्रिभुज वाला अभी पढ़ाया हूं, तो त्रिभुज वाला क्या कहता है? वेक्टर ए और बी इसी डायरेक्शन में है, तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और बेटा इसको देखो, ये वेक्टर बी और वेक्टर ए, मतलब ये इस दिशा में है, ऐसे ऐसे, तो ये वाला वेक्टर बी प्लस, ये देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं। अगर ए बी को बी से चेंज करेंगे तो, हाँ बेटा वो तो घटक तो बदलेंगे, बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एक अदिश से सदिश में अगर गुणा करें तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लो बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको जरा देखो। ठीक है, मान लो बेटा अगर मैं यहां कहूं ये वेक्टर ऐसे लिख दूं, 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर ए, ऐसे लिखा हो बेटा, तो आप यहां से क्या करोगे बेटा? वेक्टर ए कॉमन ले लोगे। क्या करोगे बेटा? वेक्टर ए कॉमन ले लो, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा 5 वेक्टर। ये जैसे वेक्टर है तो वेक्टर ए कॉमन ले लिया, तो के प्लस एम, के का मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में कराएंगे, के एम एस, ये कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने एक जगह लिख दिया है, कुछ महत्वपूर्ण। अब देखो बेटा यहां पे कह रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर ये दिया हुआ है, ये सदिश दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और कह रहा है का मापांक बताओ, तो मापांक का फार्मूला याद कर लो। इधर देख लो, बात मत करो बेटा, नहीं तो अभी मैं कुछ सुनूंगा नहीं किसी। इधर अब बेटा अगर ये सदिश दिया हुआ है और
इसका कोई मापांक पूछे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का। ठीक है, और इसी मापांक को बेटा परिमाण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाण। ठीक है, चाहे बेटा मापांक कोई पूछे चाहे परिमाण पूछे, दोनों सेम बात है। अब बेटा कह रहा है अगर सदिश वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश या इकाई सदिश कोई पूछे तो उसका फार्मूला ये। ठीक है, इकाई सदिश या एकांक सदिश, सदिश वेक्टर ए के अनुदिश n, इकाई लंबाई का सदिश n बराबर, वही बात है, सेम टू सेम। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक बेटा अंतः विभाजन है और एक क्या है बेटा बाह्य विभाजन, दो चीजें रह गई हम लोगों के साथ। एक बेटा हम लोग चर्चा करेंगे अंतः विभाजन और एक क्या चर्चा करेंगे बेटा, बाह्य विभाजन। चलो सर आप आएंगे बेटा, 11 में था, 11 में था अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। मान लो बेटा कोई सदिश है ये, मान लो बेटा ये वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये वेक्टर है और इसको बेटा हम x मान लें, इसको y मान, ठीक है। तो यहां से मान लो ये वेक्टर a, ठीक है, मान लो ये पूरा वेक्टर है, तो या तो थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ, यहां से एक पोजीशन वेक्टर ले, ठीक है, मान लो ये वेक्टर a है, ये x y और z है, यहां से बेटा वेक्टर r ले लो, ठीक है, ये लिखा। मान लो इसको कोई m रेशियो n पे, ये जो वेक्टर है बेटा इसको कोई m रेशियो n पे विभाजित कर, मान लो इसको वेक्टर भी ले, ये वेक्टर भी ले लो और ये वेक्टर r ले लो, इसको कोई बेटा m रेशियो n पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर r बराबर हो जाएगा ये m इंटू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान m प्लस n। अगर प्रूविंग देखनी हो तो बेटा लास्ट ईयर मैंने कराया था, हालांकि प्रूविंग एग्जाम में नहीं आती है लेकिन लास्ट ईयर मैंने प्रूविंग कराई थी, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को प्रूविंग चाहिए तो कराया था। ठीक है, अब बेटा सुमित आऊंगा बेटा, थोड़ा सा नहीं आ पाया लेकिन आऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, एक बार फार्मूला चेक कर लेना, ठीक है, ये फार्मूला होता है बेटा, एक होता है बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का जो फार्मूला है वो है वेक्टर आर बराबर एम बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर अपान एम माइनस एन। ठीक है, यहां पर बेटा कोई सदिश मान लो ये है, तो यहाँ पे बेटा कोई बाहर एक पॉइंट आर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो ये एपी है, तो यहाँ पे कोई एक बाहर एक पॉइंट आर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो ये पूरा एम हो ये पूरा एन हो, तो इसी को बेटा यहीं से निकालते हैं, फिर पोजीशन वेक्टर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, दोनों जगह क्या हो बेटा, एन होगा, कहाँ भाई एम लिख दिया क्या दोनों जगह, अच्छा यहाँ पे ओ माइनस एन ए वेक्टर, सही है अभी, चलो समझ गए। चलो अब बेटा ये दो फार्मूले, ये अंतः विभाजन का है, ये बाह्य विभाजन का है। प्रूविंग जिसे चाहिए होगी बेटा लास्ट ईयर की वीडियो होगी, वहां से प्रूविंग देख लेना। ठीक है, अभी समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रूविंग आपके एग्जाम में नहीं आती है, फिर भी अगर आपको प्रूविंग चाहिए इसकी तो लास्ट ईयर की वीडियो पढ़िए, देख लेना जाके। ठीक है, हाँ इस बार बेटा एग्जाम में आना है नहीं, समय बर्बाद होगा। मैथ्स पेपर बहुत अच्छा है, धीरज वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट कहानी। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं, और बेटा अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि बेटा अब सदिशों को गुणा नहीं बचा है। ठीक है, अब बेटा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। 10.2 now we are going to discuss about the exercise 10.2। प्रमोशन हो गया भूप सिंह सर, आपकी क्लास में बोरियत नहीं, चलो
अब ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सदिशों का परिमाण, बेटा परिमाण निकाल लोगे, परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण का बेटा परिकलन कर लोगे। परिमाण जानते हो क्या होता है? परिमाण वेक्टर ए बराबर इसका ये परिमाण है बेटा मापांक की अंडर रूट आई 1 का स्क्वायर, जे 1 का स्क्वायर, के 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 कर लोगे, इसका भी कर लोगे, इसका भी कर लोगे, चलो कर लेना। इसका कर दे रहा हूं, वेक्टर सी बराबर 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? वन बाई थ्री, 1/3 ये हो जाएगा बेटा 3/3, कटेगा तो ये आएगा 1 बराबर 1। ठीक है, कर लेना, वेरी गुड। ये कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश, तो बेटा अपने मन से लिखना है, वेक्टर ए परिमाण सेम होना चाहिए, वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के। ठीक है, अब देखो वेक्टर भी देखो अलग अलग सदिश हैं क्या? ये देखो परिमाण समान है दोनों का बेटा, दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये अपने मन से भी लिख सकते हो। माइनस है सर, माइनस होगा कहां भैया? माइनस होगा, माइनस तो बेटा वो माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस है होता है, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है, कुछ भी हो। चलो इधर समझ गए? ये लिख दिया मैंने। देखो दोनों का परिमाण क्या आएगा? अंडर रूट 6 आएगा दोनों का। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं समान परिमाण हो। परिमाण क्या होता है बेटा? ये मैग्नीट्यूड, ये दोनों का कितना है? देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 6। इसका भी देखो परिमाण देखो सेम है लेकिन सदिश अलग अलग है। देखो ना दोनों वेक्टर अलग अलग। चलो अब कह रहे हैं समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले कह रहे हैं जो सदिश है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए बेटा? समान दिशा होनी चाहिए, लेकिन सदिश क्या होने चाहिए बेटा? अलग अलग होने चाहिए। तो अब इसको लिखे कि लिख लोगे अब आप लोग? लिख लोगे? कर लेंगे, ठीक है, कर लेना, दिमाग लगा लेना, बुद्धि लगा करना। समान दिशा, ये कह रहा है एक्स वाई जेड मान ज्ञात कीजिए ताकि इतने और इतने समान हो। कह रहा हाँ भैया, अगर कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, दोनों को बराबर दिखा दो। एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 3, कर लोगे? अरे एक लाइन का सवाल है, आगे चले। चलो इसका वाले, इसके वाले में क्या कह रहे हो? नो नो क्यों कर रहे हो भाई? इसमें बेटा इस तरह से ले लो, अपने मर्जी से ले लेना। मान लो बेटा ए आई जे के, अब ये हो गया बेटा। अगला ये ले लो, ये लिख लो, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देना, हो गया। ये दो अलग अलग। यहां पे बेटा दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर कब होंगे? जब x बराबर 2 हो जाए, y बराबर 3 हो जाए, तभी तो बराबर होंगे। चार ही तो बता रहा हूं, और कौन सा बता? चलो 3 बता तो दिया। ये पांचवा, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये। देखो बेटा फिगर बना लेना। प्रारंभिक बिंदु ए, मान लो बेटा ए है, ये क्या है बेटा? 2, 1। अंतिम बिंदु बेटा मतलब ये हेड बी कितना है बेटा? -5 और 7। तो कह रहा है इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखो। तो बेटा ये सदिश पहले तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा? ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, -5 से 2 जाएगा तो बेटा कितना आएगा? -5 -2 आई कैप प्लस 7 -1 जे कैप। ये कितना हो जाएगा बेटा? -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये ए बी वेक्टर। और बेटा यहां इसका अदिश घटक क्या होगा? अदिश घटक हो जाएगा इसका -7 और 6। और इसका सदिश घटक क्या होगा?
ठीक है, बहुत इजी है। चलो बेटा आगे चलते हैं। कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का योगफल, योगफल बताऊं बेटा, आई को आई के साथ जोड़ो, जे को जे के साथ जोड़ो, के को के के साथ जोड़ो, जोड़ लोगे, कर लोगे ना। चलो, सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश बेटा क्या होता है, वेक्टर ए का मात्रक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही तो मात्रक सदिश है। तो बेटा ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर ये वेक्टर ए आई कैप जे कैप और ये 2k कैप बटे में बेटा इसका परिमाण 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1116, चाहे तो अलग अलग लिख देना सब। अच्छा ठीक है, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना बेटा, पी क्यू के अनुदिश, बेटा पी मान लो ये है, पी क्या दिया हुआ है बेटा, ये पी 1 2 3, जैसे बता रहा हूं वैसे समझो, ये पी है, क्यू क्या है बेटा, क्यू ये है, ये क्यू दिया हुआ है 4 5 और 6। तो बेटा सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकाले, सबसे पहले बेटा पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, चार में से एक जाएगा तो 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, पी क्यू वेक्टर आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, हर जगह 3 3 आ रहा है, तो इसका बेटा मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर पी क्यू बटे पी क्यू वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, 3 आई कैप जे कैप प्लस के कैप बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 9 9 27, और नहीं 3 का स्क्वायर 3 का 3 कॉमन, हाँ √3, तो ये आ जाएगा 3 जे कैप प्लस के कैप बटे में बेटा 3 बाहर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान। समझ गया, स्क्रीनशॉट समझ में आ गया, बहुत सिंपल है बेटा। दिए हुए सदिश के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकाल लोगे बेटा, पहले ए और बी को जोड़ लो, पहले दोनों को जोड़ के फिर मात्रक सदिश, इंपॉर्टेंट है, आता है 2 नंबर में, कर लोगे। चलो आगे, कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सदिश इतने के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक सदिश, पहले लिख लो माना, ऐसे माना वेक्टर ए बराबर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा मात्रक सदिश, ए कैप बराबर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे में क्या आएगा बेटा, ये 5 5 जो 25 और 4 अंडर रूट 30 आएगा, डायरेक्ट लिखा हूं, ठीक है डायरेक्ट। हाँ अब बेटा ये कह रहा है इसके अनुदिश सदिश जिसका परिमाण 8, वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश सदिश जिसका परिमाण
परिमाण 8 इकाई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 ए कैप, 8 बराबर 8 ए कैप। ए कैप कितना है ये 8 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे में अंडर रूट 30। समझ गए सर जी? डाटा खत्म हो रहा है। अच्छी बात है बेटा, डाटा खत्म हो जाएगा, कम से कम बैठ के घर पे पढ़ोगे। कर लोगे? चलो अब कितने क्वेश्चन बचे इसके? कितने क्वेश्चन है? अरे रुक जाओ भाई, कहाँ भागा जा रहा है लड़का? रुक जाओ बेटा, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? टोटल 17 है, 10 हो गए, 7 और बचे। है हिम्मत? है हिम्मत? दर्शाइए कि सदिश इतने और इतने संरेख है। हाँ सर, नो हाँ सर। बेटा कह रहे दिखाइए कि संरेख है। संरेख दिखाने के लिए क्या करना है? देखो देखो देखो, माना वेक्टर ए बराबर क्या है, माना संरेख दिखाना है बेटा। ध्यान से देखो, वेक्टर ए बराबर मान लो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है। वेक्टर बी बराबर क्या, -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप -8 के कैप। तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और इसको देखो गौर से, इसे ये देखो क्या है, वेक्टर ए है क्या, देखो गौर से, इसे यही वेक्टर है। वेक्टर बी बराबर -2 वेक्टर ए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं संरेख के लिए क्या होता है बेटा, संरेख के लिए वेक्टर बी बराबर क्या होता है, लैम्डा वेक्टर ए, यही होता है। अतः यह संरेख है। समझ गए? चलो इसका बेटा दिक कोसाइन ज्ञात करना है। और एक तो दिक कोसाइन याद है क्या बताया था बेटा, ये इसको मान लो वेक्टर है, मान लो माना माना आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। दिक कोसाइन बेटा एल, एल बराबर एक्स अपान बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, याद है? तो एक्स क्या है बेटा, आई कैप मतलब 1 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 1/√14 आ गया। एल एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वाई अपान बटे वाला सेम है, वाई क्या है बेटा 2, तो 2/√14 एक बार निकाल दिए ना वही। एन बराबर (3/√14) समझ गए? चाहे बेटा अगर मन हो तो इसको कॉस अल्फा भी बोलते हैं, जो मर्जी है वो बोल देना, ठीक है। कितना सिंपल है। कोसाइन यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। कोसाइन, इसको कोज्या भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कोज्या। चलो बेटा इसको मिलाने वाली रेखा, तो पहले बेटा ए से बी निकाल लो, फिर निकाल लोगे। पहले बेटा ए बी वेक्टर निकाल लो। इसका ए क्या है 1 2 3, 1 2 -3, और ये क्या है बेटा 1 2 1, बी क्या है बेटा 1 2 1। इसका पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, फिर ए बी वेक्टर निकालने के बाद बेटा इसका दिक कोसाइन निकाल लो। निकाल लोगे? कर लोगे?
चलो वेरी गुड, सिंपल है। तो अब चलते हैं, कह रहा है दिखाइए कि ओ एक्स के साथ बराबर झुका हुआ है, तो पहले निकालो कॉस अल्फा। इसका बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिखाओ कि आई जे, इसको मान लो बेटा वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बेटा इसका कॉस अल्फा निकालो। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा बराबर 1 पूरा लिख लेना प्रोसेस से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, √3 आएगा बेटा, पता है ना, x अपान 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 1 मिलकर 3 आएगा ना। चलो, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस गामा क्या आएगा बेटा, यही आएगा 1/√3। तो बीटा, अरे दादा बीटा होएगा, तो ये बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अतः वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड अक्ष से बराबर झुका हुआ है। प्रूव हो गया, देख लो सब सेम हो गया। 4 एक्सरसाइज है, क्लियर है बेटा, तो कहने दो बेटा उनको, सब सही है, ऐसे ही करना, ठीक है। सर आपकी सैलरी कितनी, मेरी कोई सैलरी नहीं बेटवा। चलो आगे, तीन क्वेश्चन बने बेटा, वही अंता विभाजन वाला सूत्र लगेगा। देखो 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 देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये बेटा एम है, ये बेटा एन है, सब जान गए। अब सूत्र लगा लोगे, अंता विभाजन का और बाह्य विभाजन का सूत्र लगा लोगे, लिखाया है, करना, ठीक है। चलो मध्य बिंदु निकाल लेना, ठीक है, हो गया सर, कितना है? कर लोगे। चलो बेटा दोनों को जोड़ देना। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। कर ले वो, चलो 17 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। एक समान त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी और सी है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष का कोण निर्माण करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसी पे पाइथागोरस लगता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़े हो कभी, ये बात जानते हो। अब बेटा आप सोचो ये वेक्टर, मान लो बेटा ये वेक्टर है ए सी, देखो मान लो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन रेखाएं दी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेना बेटा, इसको मान लो ये ए से बी, तो बेटा यहां से देखो इसकी, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेना। ये वेक्टर ए मान लो, यहाँ पे मान लो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। बी को मान लो बेटा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसको मान लो बेटा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब बेटा क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर निकाल लोगे सभी लोग, x2 माइनस x1 से x3 माइनस y1 से, बेटा ए बी वेक्टर निकालो। क्या निकाल लो, ए बी वेक्टर। फिर बेटा बी सी वेक्टर निकालो, फिर बेटा ए सी वेक्टर निकाल लिए। इन तीनों का परिमाण निकाल लो, ठीक है। इन तीनों का क्या निकाल लो बेटा, फिर परिमाण, क्या निकाल लो, परिमाण। परिमाण में से बेटा जो सबसे बड़ा वाला होगा
उसको कर्ण की जगह रखना, बाकी दो छोटे वालों को यहां रखना, देखना दोनों का योग बराबर आ रहा हो तो समझ जाना कि ये समांतर चतुर्भुज है, समकोण है, वरना नहीं है। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर एक कंप्लीट हो गया बेटा। ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, ये ऑब्जेक्टिव है 2 कर लेना बेटा। ठीक है, आज ये खत्म हो गई। 10.1 10.2 हमने खत्म कर दिया है। अब हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 खत्म किया है। ठीक है, अगली बार बेटा हम लोग 10.2 बताते हैं। अगली क्लास में बेटा हम लोग रिवीजन कर लेना पूरा। अगली क्लास में बेटा हम लोग 10.1 नहीं 10.3 और 10.4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10.3 और 10.4। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, लव यू। पढ़ाई करते रहना, मजे करते रहना। थैंक यू। रिवीजन कर लेना, इधर उधर नहीं करना।